हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस मेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेलवे स्पेशल प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल सेट 1 होगा। फ्रेंड्स, आज जितने भी सवाल होंगे उन सारे सवालों का फुल एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो संभावित क्वेश्चंस बनेंगे उनके बारे में भी बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला सवाल है, वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स, SEO एक कॉमन वर्ड है जो हम लोग यूट्यूब और कई सारे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट में यूज़ करते हैं, जिसमें आप कोई भी वीडियो अगर आप अपलोड करते हैं तो उसमें टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन अगर आप लगाते हैं तो उसमें कुछ स्कोर दिए जाएंगे और उसी स्कोर के आधार पर आपका वीडियो रैंक करता है। तो SEO का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि SIM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको बताना होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऐसे ही आपसे सवाल पूछा जा सकता है SMS का फुल फॉर्म। तो क्या बताएंगे SMS का फुल फॉर्म? शॉर्ट मैसेज सर्विस, जो आप लोग बार बार यूज़ करते हो, शॉर्ट मैसेज सर्विस। और एक एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा SMTP का फुल फॉर्म, SMTP, तो क्या बताएंगे? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा सवाल है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, हमारा जब खाना पचता है तो सबसे पहले कहाँ पर जाता है? तो सबसे पहले माउथ में जाता है। माउथ के बाद कहाँ जाएगा? तो ये फेरिंग्स तक जाएगा। फेरिंग्स, जिसको हम लोग ग्रास नली भी बोलते हैं। इसके बाद कहाँ जाएगा? एसोफेगस में, जो लंबा सा एक पाइप होता है। उसके बाद हमारा कहाँ पर जाता है? तो स्टमक में, यानी अमाशय में चला जाता है। स्टमक के बाद ये जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला भाग हमारा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम, यानी पकवास है। तो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, जो क्या करते हैं कि भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को ये एब्जॉर्ब करते हैं, उसको अवशोषित करते हैं। तो वही क्वेश्चन हमारा है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विली, इसका आंसर होगा, या विलाई भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सतह से हवा में मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S में कहाँ लगाया गया है? तो फ्रेंड्स, आकाश 1S एक मिसाइल है जिसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च किया गया था। और ये जो लॉन्च किया गया है ना, तो ये हमारा उड़ीसा के तट से लॉन्च किया गया था, जिसका फिगर आप बगल में आप देख सकते हैं। और ऐसे ही हमारे इंडिया के अंदर में कई सारे एकीकृत निदेशित मिसाइल भी हैं, जिसमें पृथ्वी का नाम आएगा। ठीक है, तो पृथ्वी सरफेस टू सरफेस, यानी सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है। ऐसे ही पूछ लेगा अग्नि के बारे में, तो अग्नि भी हमारे इंडिया के अंदर में यूज़ किया जाता है, जो सरफेस टू सरफेस मार करेगी। ऐसे ही आपका है त्रिशूल, और त्रिशूल मिसाइल भी हमारा जो है यहाँ पर सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है। ऐसे ही आकाश है, तो आकाश के बारे में जो आपसे पूछा गया है उसमें क्या होगा? सतह से हवा। ठीक है, सतह से हवा, आकाश के बारे में इस तरीके से पूछ ले तो सरफेस टू
एयर हम लोग इसको आंसर करेंगे। इस तरीके से मिसाइल अपना क्या करते हैं, काम करते हैं। और एक हमारे इंडिया के अंदर नाग भी बना हुआ है। तो नाग आपका जो है टैंक वेदी मिसाइल है, यानी ये टैंक को क्या करता है, ध्वस्त करता है। जो बड़े बड़े टैंक आते हैं युद्ध में, उसको ये विनाश करता है। तुम्हारा 3 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर हम लोग आंसर करेंगे। नया स्वदेशी विकसित खोजी गई यंत्र है, ये प्रोपेलर है। ठीक है, तो 3 का आंसर बी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है। फ्रेंड्स, थायराइड ग्लैंड हमारा जो होता है वो गले में पाया जाता है, नेक में पाया जाता है, और इससे जो हार्मोन निकलते हैं उसमें थायरोक्सिन हार्मोन निकाला जाता है। क्या निकालते हैं, तो थायरोक्सिन। और ये जो थायरोक्सिन निकलता है उसमें आयोडीन का होना जरूरी है। आयोडीन प्रॉपर आपका रहेगा तो ये हमारा क्या करता है कि प्रॉपर थायरोक्सिन का निर्माण हो पाता है। ठीक है, और थायरोक्सिन की कमी से ही हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होती है, तो घींघा या ग्वाइटर बीमारी भी हम लोग बोलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। सबसे बड़ी ग्लैंड में, सबसे बड़ी ग्रंथि में भी इसको शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा फ्रेंड्स। जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHG का फुल फॉर्म पूछा गया है। बहुत ही इजी सवाल है ना। और इसमें पूछा गया GHG, तो इसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक योगदान जो हमारे पृथ्वी को गर्म करने वाला है उसमें CO2 का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम लोग एसिड रेन का बात करेंगे, एसिड रेन जिसको हम लोग अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं, तो एसिड रेन में SO2 का यानी सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। कितना होता है, तो 70%। और इसी में अगर दूसरा हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड का, तो इसका योगदान कितना होता है, तो 30% होता है। ठीक है, तो ये सब भी हम लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से कितना अधिक दूर हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका अगर आँख है तो ये आँख हमारा क्या करता है कि निकटतम कहाँ तक देख सकता है, जो स्पष्ट रूप से देखता है तो 25 सेंटीमीटर नियरेस्ट तक देख सकता है। और अधिकतम कितना देख सकता है, तो इनफाइनाइट यानी फार तक देख सकता है। तो जो हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसको हम लोग दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, तो उस समय हमारा जो साइट पॉइंट हो जाता है वो 25 सेंटीमीटर से आगे चला जाता है। 25 सेंटीमीटर से आगे चला जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, 25 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, अगर निकट दृष्टि दोष है जिसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं, तो उसको अगर हम लोग को ठीक करना है तो उसके लिए कौन सा लेंस का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष आ गया या फिर मायोपिया का शिकार आप अगर हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। कॉनकेव फॉर मायोपिया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष हम लोग जिसको बोल रहे हैं। और कॉन्वेक्स यानी उत्तल, कॉन्वेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया में ये 2 चीज़ कम से कम अभी हम लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है। इसमें L1 का क्या तात्पर्य है, तो L1 का मतलब यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, तो आंसर करेंगे इसमें लैग्रेंजियन पॉइंट। लैग्रेंजियन पॉइंट यहाँ पर इसका आंसर करेंगे। जो आदित्य L1 मिशन है ये सूर्य के किस भाग का ये जो है अध्ययन करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर करेंगे ये हमारा सूर्य का एक भाग होता है कोरोना, उसी का स्टडी करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों के क्रम से ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, एक यहाँ पर प्लांट के बारे में पूछा गया है कि ये प्लांट है और इसका जो जड़ है इस तरीके से नीचे की ओर जाता है, या फिर इसका जो बॉडी का और भी पार्ट्स होता है तो ऊपर की ओर जाता है। तो इस प्रकार की वृद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ज़मीन है।
तो ज़मीन से जुड़ा हुआ चीज़ क्या हमारा होता है? ग्रेविटी। तो अगर जड़ है तो ये ग्रेविटी की ओर जाता है, और जो तना है वो ग्रेविटी के ऊपर चला जाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या करेंगे? बी नंबर करेंगे, है ना। ग्रेविटिज्म इसको हम लोग बोलेंगे, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म। अगर पानी की ओर वृद्धि करेगा तो हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं, अगर प्रकाश की ओर वृद्धि करता है तो फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, और जो केमिकल की ओर वृद्धि करेगा तो उसको केमोट्रोपिज्म भी हम लोग बोलते हैं, और जिसको छूने के कारण से अपने आप को सिकुड़ा ले तो उसको वहाँ पर बोला जाता है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म, जैसे आप छुई मुई को देखते हैं तो उसको हम लोग थिग्मोट्रोपिज्म में रखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्शानुवर्तन। स्पर्शानुवर्तन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो बेस्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ग्रेविटी से जुड़ा हुआ तो जियोट्रोपिज्म। ठीक है, जो ग्रेविटी की ओर जाएगा तो उसमें हम लोग जियोट्रोपिज्म आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? तो फ्रेंड्स, कोका कोला, पेप्सी, ये सब जो पीते हैं उसमें क्या कंप्रेस करके डाला हुआ रहता है? तो उसमें डाला हुआ हम लोग का रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। और फ्रेंड्स, जो हमारा सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो याद रखिएगा, कार्बोनिक एसिड उसमें पाया जाता है। कौन सा एसिड? तो कार्बोनिक एसिड भी उसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये हमारा न्यूक्लियस है, केंद्रक, और बाहर से अगर हम एक गोला दे दें और इसको हम लोग बोल दें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के नाम से इसको हम लोग पुकारें, कोशिका झिल्ली है ये, तो न्यूक्लियस का ये क्या हो गया? न्यूक्लियस का ये बाहर वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाएंगे इसको, और बाहर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इसके बीच में जो लिक्विड भरा हुआ रहता है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड्स, न्यूक्लियस के अंदर में जो लिक्विड भरा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाता है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म का हिंदी क्या होता है? तो जीव द्रव्य होता है। और जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो J.E. पुरकुंजे ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, IBM कॉरपोरेशन में IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो IBM का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, ये बताना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है? तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो 11 का डी इसमें आंसर करेंगे। ऐसे ही और भी फुल फॉर्म अगर पूछ ले कभी, BPI का फुल फॉर्म बताइए, है ना, तो क्या बोलेंगे? बाइट्स पर इंच। ठीक है, बाइट्स पर इंच बोलेंगे इसमें। ऐसे ही पूछ लेगा BPS का फुल फॉर्म बताइए, तो इसका फुल फॉर्म क्या बताएंगे? इसका फुल फॉर्म बनेंगे बीट्स पर सेकेंड, बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही BCR का फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या बताइएगा? बार कोड रीडर, है ना, बार कोड रीडर, ये आंसर कर सकते हैं। ऐसे ही ISO का फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या बताएंगे? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से कई प्रकार के फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान से करने की ज़रूरत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, थाल भारी पानी संयंत्र कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स, हेवी वाटर, जिसका फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? इसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं D2O। तो इस प्रकार के पानी को तैयार करने के लिए कई जगह प्लांट लगाए गए हैं, जिसमें से मुंबई का एक आपका पूछा गया था थाल के बारे में कि थाल की स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की गई थी 1987 में, 1987 में। ऐसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तूतीकोरिन। ठीक है, तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन भारी जल संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। ठीक है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर ऊपर आप देखेंगे तो मानुगुरु एक जगह है, मानुगुरु इसका नाम है, मानुगुरु, क्या ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था हमारा मानुगुरु, है ना, 1991 में हुआ था स्थापना।
कहाँ पर ये है? तो बोलेंगे तेलंगाना के अंदर है 1991 में। साइड में और एक जगह देखिएगा तो आपको दिखेगा तालचेर, क्या ना, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ध्यान से, तो एक तालचेर है। तालचेर की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा के अंदर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान में देखिएगा एक आपको मिलेगा कोटा, ठीक है, कोटा। तो कोटा की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में। कहाँ पर है? तो बोलेंगे राजस्थान में, ठीक है। इस तरीके से कई सारे याद रख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हजीरा है, क्या ना, हजीरा। तो हजीरा की स्थापना कब हुई? 1991 में हुई है, क्या ना। कहाँ पर ये है? तो हम लोग बोल देंगे गुजरात में आपका ये स्थित है। और एक और देख सकते हैं, तो ये दिख रहा है क्या? बड़ौदा, ठीक है, ये आपका है बड़ोदरा, ठीक है, ये है आपका बड़ोदरा। तो बड़ोदरा वाले की स्थापना कब हुई? बड़ोदरा वाले की स्थापना कब हुई? 1977 में। कहाँ पर है? गुजरात में। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 D2 वो सेंटर्स हमारे हैं, भारी जल संयंत्र है। ये सबको कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसे इस बार एनटीपीसी में थाल भारी संयंत्र के बारे में पूछा गया था। फ्रेंड्स आगे बढ़िए। 13 नंबर है, किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के लिए बिना लोड हो जाता है और इसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के मेलवेयर के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप करेंगे वायरस, क्या ना। इसका आंसर क्या करेंगे? वायरस इसका आंसर करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे प्रोग्राम वायरस का, क्या ना, प्रोग्राम वायरस का, तो ये वायरस क्या होता है? आप जानते होंगे कि ये फाइल को इफेक्ट करते हैं, फाइल को डैमेज कर देते हैं, फाइल डैमेज करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं अगर बूट वायरस का बात करेंगे, क्या ना, बूट वायरस, तो ये कहाँ पाया जाएगा? तो ये बूट रिकॉर्ड में पाया जाता है, क्या ना। कंप्यूटर में देखिएगा बूटिंग किया जाता है तो बूट रिकॉर्ड में ये मिल जाएगा आपको। ऐसे मल्टीपर्पस वायरस अगर पूछ लेगा, मल्टीपर्पस वायरस, तो ये आपका बहुत तेज़ी से फैलने वाला एक प्रकार का क्या है? हाइब्रिड वायरस है। हाइब्रिड वायरस में इसको रखा जाता है। और अगर पूछ ले ओवरराइट वायरस, ओवरराइट है ना, यहाँ पर पूछ लेगा इस तरीके से, देखिए ओवरराइट पूछेगा ना, देख लीजिए इधर कितना नंबर क्वेश्चन है, 13। हाँ, ओवरराइट वायरस इस तरीके से पूछ लेगा तो आप समझ लीजिए कि कोई भी फाइल है, ठीक है, तो उसी को क्या करेगा? डुप्लीकेट करते जाता है ना, उसको डुप्लीकेट करते जाएगा, ओवरराइट करते जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के कई वायरस होते हैं जो हमारे जो है इच्छा के बिना संचालित होने लगते हैं, तो उसको हम लोग 13 नंबर में आंसर कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के लिए दैनिक रोजगार की गारंटी प्रदान करता है? तो ये कोई नहीं, ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना। तो ये पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जाना जाता था, जो बाद में क्या हुआ है? मनरेगा के नाम से जाना गया है, ठीक है। तो नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो बोलेंगे 2000 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। और बाद में 2006 में इसको क्या किया गया? तो यहाँ पर चेंज कर दिया गया था और नाम क्या कर दिया गया था? तो यहाँ पर आपका मनरेगा कर दिया गया था 2006 में, 2 अक्टूबर के दिन में, ठीक है। और इसमें गारंटी कितना दिया जाता है? तो 100 दिन की गारंटी दी जाती है, काम की गारंटी दी जाती है खास करके। और इस योजना का निर्माण जो किए थे वो बेल्जियम के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम क्या था? जान द्रेस, ठीक है, नाम क्या था? जान द्रेस। यही साहब ने यहाँ पर इस जो बोल सकते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है उसको बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, UDHR। तो पहले UDHR का मतलब क्या होता है ये जानना पड़ेगा। तो बोलेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट। तो ये बोला गया है कि
के पूर्व अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट किस देश से संबंधित है? तो बिल्कुल सही आंसर इसका कर सकते हैं, यूएसए से संबंधित है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यूडीएचआर में कितने आर्टिकल्स हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो आंसर करेंगे 30 आर्टिकल्स इसमें आपको मिलेंगे, 30 अनुच्छेद इसमें आपको मिल जाएंगे। और यूडीएचआर की घोषणा कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1948 में इसकी घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसके सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होगा। ये सम्मेलन कब हुआ था? तो ये सम्मेलन आपका हुआ था फ्रेंड्स 1944 में। और इसी के तहत में क्या हुआ था कि विश्व बैंक की स्थापना करने पर पूरी सहमति हमारी बन पाई थी। और ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो अमेरिका का ही न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन संपादित हुआ था, यानी यूएसए में ही ये आपका सम्मेलन हुआ था जिसमें वर्ल्ड बैंक बनाने की बात यहाँ पर चली थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग कितने मील की पैदल यात्रा थी, है ना? तो फ्रेंड्स ये आप जानते होंगे कि दांडी मार्च में अगुवाई किए थे कौन? महात्मा गांधी। आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे। और ये जो है 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की गई थी, 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को ये कंप्लीट हुई थी। ठीक है, जिसमें गांधी जी के साथ 78 समर्थक साथ में चले थे। और कहाँ से कहाँ तक चले थे? तो ये अहमदाबाद से लेकर के दांडी की ओर चले थे। यहाँ पर अहमदाबाद से स्टार्ट किए और ख़त्म कहाँ पर किए थे? दांडी में समाप्त किए थे। ये दोनों के बीच में जो यात्रा चली थी वो कितने किलोमीटर की चली थी, कितने मील की चली थी? तो 240 मील की यहाँ पर यात्रा चली थी। ठीक है, और इस दांडी मार्च का मकसद था कि नमक कानून को अपने हाथों में लेना, नमक कानून को, ब्रिटिश कानून जो बना था उसको तोड़ना और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना। ठीक है, तो 17 का आंसर क्या करेंगे? ए नंबर कर लेंगे आंसर। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य कितने वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है? तो सर्व शिक्षा अभियान फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करेंगे तो 2001 में इसको लागू किया गया था। कितने साल के बच्चों के लिए? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सभी को शिक्षा देना, इसमें आपका जो है प्रयास देने का लक्ष्य रखा गया था। और 2000 से 2001 में इसको लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। 86वां संशोधन इसमें जोड़ा गया हमारे संविधान में, 86वां संविधान संशोधन किया गया था। और एक आपका इसमें देखेंगे तो इस योजना का उद्देश्य ही रखा गया था कि देश के हर बच्चे को शिक्षा देना है, चाहे वो गरीब रहे या फिर अमीर रहे, प्रारंभिक शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। 19 का देखेंगे तो भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारंभ कब किया गया था, जिसको हम लोग डीबीटी बोलते हैं। और डीबीटी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसको शुरू किया गया था 1 जनवरी 2013 को। 1 जनवरी 2013 को शुरू किया गया था कि सरकार पैसा भेजेगी तो सीधे आपके खाते में पहुंचने चाहिए। ये सुविधा यहाँ पर देने के लिए सरकार ये प्रोग्राम लॉन्च की थी। तो स्टार्ट आपको बता दिए 1 जनवरी 2013, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, फर्स्ट आंसर में आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। NSAP है ना, NSAP कब चालू किया गया था? तो इसको हम लोग राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भी हम लोग बोलते हैं। और ये आपका चालू किया गया था 1995 में। 1995 में आर्टिकल नंबर 41 और आर्टिकल नंबर 42 को सही साबित करने के लिए इसको शुरू किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों दोनों में। 41 में हमारा था काम पाने, शिक्षा पाने और विशिष्ट स्थितियों में सहायता पाने का अधिकार है। और 42 नंबर में था न्याय एवं काम की जो मानवीय दशा है और मातृत्व सुरक्षा है, उसको मातृत्व सहायता है, उसका प्रावधान रखा गया था। तो उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने NSAP की स्थापना की थी, ये जो है प्रोग्राम लॉन्च की थी। और कब की थी? तो 1995 में इसकी यहाँ पर शुरुआत की थी।
भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस सबको ही जानते हैं कि ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। और हमारे जो ये संविधान दिवस मनाने की परंपरा चालू हुई है ये 2015 से चालू हुई है। और इसमें अगर देखेंगे तो बाबा भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्मदिन से ये शुरुआत की गई है और ये पूरा अभी तक हम लोग का मनाया जा रहा है और आगे भी मनाया जाएगा। हमारे संविधान को बनाने में कितने समय लगे थे? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, 18 दिन इसमें समय लगे थे। और महात्मा गांधी ने एक कथन कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार से ही होगा। ये कथन महात्मा गांधी जी का था। और अगर हम लोग बात करेंगे अपने संविधान की, तो संविधान जो हमारा पूरी तरीके से लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हमारा ये पूरी तरीके से लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, भारतीय अधिकारिता गोपनीयता अधिनियम कब पारित की गई जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो इसमें आंसर होगा 1904 में। 1904 में अंग्रेजों का फ्रेंड जब शासन था तो उस समय उन्होंने ऐसा एक्ट ये ले आया था जिसके कारण से प्रेस को ही इसमें जो प्रेस जिस तरीके से न्यूज़ वगैरह छापती है वो सबको ही पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो ये 1904 में लाया गया था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, इसकी जो रचना की थी उनका नाम है सतनार। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मणिमेखला पुस्तक आप देख सकते हैं इसमें एक प्रेम कहानी है और प्रेम कहानी में कोवलन और नर्तकी जो एक है माधवी, उनकी पुत्री की प्रेम कहानी का वर्णन आपको मिलेगा। ठीक है, और ये कहानी साउथ इंडिया में बड़ा ही फेमस रहा है प्रेम कहानी, तो उधर के लोग बहुत अच्छे से इसको समझते भी हैं। और यहाँ पर बस हम लोग को क्या पूछा गया है, तो राइटर का नाम पूछा गया था, तो सतनार इसमें आंसर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर दक्षिण भारत हम लोग चलेंगे तो तमिल साहित्य की बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता है। और तमिल साहित्य को लिखने के लिए, तमिल लिटरेचर को लिखने के लिए 3 मीटिंग आयोजित किए गए थे, क्या ना, जिसको हम लोग संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। तो जो फर्स्ट है वो आपका कहाँ पर हुआ था? तो मदुरै में कंप्लीट हुआ था मीटिंग। और सेकेंड जो मीटिंग हुआ था, सेकेंड मीटिंग ये आपका कपाटपुरम में कंप्लीट हुआ था। और जो थर्ड मीटिंग हुआ था ये कहाँ पर? तो मदुरै में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, ये जो मीटिंग हुए थे उसमें कुछ अध्यक्ष भी हुआ करते थे। तो जैसे फर्स्ट मीटिंग है उसमें राजा अगस्त्य या ऋषि अगस्त्य भी बोल सकते हैं, तो अगस्त्य ऋषि उसकी अध्यक्षता किए थे। और कपाटपुरम जो है उसमें भी सेम ऋषि थे। और मदुरै वाला जो मीटिंग हुआ था उसमें नकीरर नाम के जो ऋषि थे उन्होंने इस मीटिंग को हैंडल किया था, यानी अध्यक्ष रहे थे। तो ये सब भी फैक्ट इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उनकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये जो स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, जैसे एक और भी चीज़ हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर पूछा जाए कि समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, ये कथन किसने कहा था? तो ये बंदी गृह वाला सवाल किसने, इसमें स्टेटमेंट कौन दिए थे? तो चित्तरंजन दास ने ये स्टेटमेंट दिया था। ऐसे ही भारत का विभाजन मेरे लाशों पर होगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा, ये कथन किसने कहा था? तो ये गांधी जी ने कहा था। ऐसे कई सारे स्टेटमेंट आपको समय समय पर पूछे जाते हैं, तो उसको भी आपको लेकर के चलना है। क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में संदर्भ में CPI का पूर्ण रूप क्या है? CPI तो बहुत ही आसान है ना। CPI का फुल फॉर्म आप बनाइएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स्ड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स्ड, इसको आप बनाइएगा प्राइस इंडेक्स। देखिए, भारत में जो मुद्रास्फीति होता है, जो महंगाई का दर इसमें निर्धारण किया जाता है, उसमें देखिएगा 2 टर्म्स आते हैं, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल का मतलब हो गया कि जहाँ से होलसेल में सामान आप उठाते हैं तो वहाँ पर तो रेट कम होता है,
लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है आप तक जब सामान पहुंचता है तो थोड़ा महंगा हो जाता है। तो इसके आधार पर हमारे देश में क्या होता है कि महंगाई का निर्धारण किया जाता है कि आखिर महंगाई जो है किस पर बोझ बन रहा है, तो जनता पर बोझ बन रहा है, इसलिए कंज्यूमर को इसमें ज़्यादा इसमें वैल्यू दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कांगो नदी पर निर्मित कौन से बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है? तो फ्रेंड्स, कांगो नदी में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इंगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इंगा बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति करने की क्षमता यहाँ पर हम लोग को दिखती है। कांगो नदी के बारे में एक फैक्ट और भी आपको जानना चाहिए कि जो कांगो नदी है ये विषुवत रेखा को, है ना, विषुवत रेखा जिसको हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं, इस इक्वेटर को क्या करती है, इस तरीके से 2 बार में काटती है। और एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो रिवर, कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है लिम्पोपो रिवर क्या कहती है, तो ये मकर रेखा को, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको 2 बार काटने की काम करती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, फ्रांस, ठीक है। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत, क्या ना, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, क्या ना, जो विषुवत रेखा के नीचे आपको मिलेंगे, इक्वेटर के नीचे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद साउथ अमेरिका मिलेंगे, फिर अंटार्कटिका मिलेगा, अंटार्कटिका, ठीक है, मेडागास्कर, ये सब आपको गोंडवाना लैंड के हिस्से में आपको मिलेंगे। फ्रांस इसमें आपका शामिल नहीं होता है। भारत में अगर गोंडवाना रॉक्स का विस्तार देखेंगे तो दामोदर में, है ना, दामोदर में मिल जाएगा, फिर आपका महानदी में मिल जाएगा, राजमहल पहाड़ी में मिल जाएगा, ऐसे ही सतपुड़ा पहाड़ी में मिल जाएगा, महादेव पहाड़ी में मिल जाएगा, दार्जिलिंग, सिक्किम, असम, ये सब जितने भी हैं वो सब में हमारे क्या हैं, गोंडवाना रॉक्स का एक्सटेंशन है। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट को काला बजट कहा गया था? तो फ्रेंड्स 1973-1974 में जो बजट पेश किया गया था उसको काला बजट कहा गया था। क्यों? क्योंकि इसमें जो बजट में घाटा दर्शाया गया था वो घाटा 550 करोड़ का था, 550 करोड़ का। फ्रेंड्स, अगर कभी पूछ ले कि बजट का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है तो बोलिएगा 112। और अगर पूछ लिया जाए कि 10 बार बजट पेश करने वाले, है ना, व्यक्ति का नाम क्या है, तो मोरारजी देसाई। 10 बार वाला पूछेगा तो बोलिएगा मोरारजी देसाई, मोरारजी, है ना, देसाई। ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद अगर सवाल पूछ ले कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट, है ना, कब पेश किया गया था, तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। और किसने पेश किया था? तो उस समय के जो वित्त मंत्री थे वो आपके R.K. शनमुखम शेट्टी ने पेश किया था। R.K. शनमुखम शेट्टी ने पेश किया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट। और ऐसे ही पूछ ले कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो 1950 में जो पेश किए थे उनका नाम क्या था? जॉन मथाई, ठीक है, जॉन मथाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रास अधिनियम कब लागू किया गया था? ठीक है, इमिग्रेंट एक्ट इनेक्टेड। मतलब ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि चाय बागान में जो मजदूर लोग काम करते थे तो बिना परमिशन का, है ना, वहाँ पर छोड़ने की कोई भी वहाँ पर रूल रेगुलेशन नहीं थी। ऐसा ही कानून उन्होंने कब लाया था? तो 1859 में यहाँ पर ये कानून ले आया था। ऐसे ही 1856 में और एक कानून लाया था, है ना, विधवा पुनर्विवाह कानून, है ना, कि विधवा लोग अगर हैं तो उनको फिर से क्या किया जा सकता है, शादी करवाया जा सकता है, ठीक है। और ऐसे ही 1861 में और एक सिस्टम आया था जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है विभागीय प्रणाली। जैसे हम लोग के अलग अलग मंत्री हैं तो अलग अलग विभाग के हैं, अलग अलग पोर्टफोलियो के हैं, तो वो जो सिस्टम लाया गया था 1861 के काउंसिल एक्ट में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक
किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, जो हमारा फ्राइंग पैन लेक है ये आपको मिलेगा तुर्की में, है ना। टर्की यहाँ पर लिखेंगे, तुर्की नहीं होगा इसमें, न्यूजीलैंड करेंगे, ठीक है। न्यूजीलैंड में, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये आपको दिख जाएगा फिगर में। तो न्यूजीलैंड में इसका आंसर हमारा होगा। ऐसे ही कई प्रकार के आपको लेक्स के बारे में और भी पूछा जाता है, वर्ल्ड के लेक्स के बारे में। जैसे आपसे पूछते हैं हम, टीटीकाका लेक कहाँ पर है? टीटीकाका, ठीक है, टीटीकाका लेक कहाँ पर है? तो आपका आंसर होना चाहिए पेरू बोलीविया, ठीक है, बोलीविया, ये दोनों की सीमा में ये पड़ता है। ऐसे ही अगर पूछ लेगा बैकाल लेक कहाँ पर है ना, बैकाल लेक, तो क्या बोलेंगे? ये आपका रसिया में है। ऐसे ही पूछ लेगा, है ना, मिशिगन लेक कहाँ पर है? मिशिगन, ठीक है, मिशिगन लेक कहाँ पर है? ठीक है, तो मिशिगन लेक आपको कहाँ मिलेगा? यूएसए के अंदर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आयर लेक कहाँ पर है? आयर, ठीक है, आयर लेक, ठीक है, तो कहाँ पर मिलेगा? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक बताइए, लडोगा लेक कहाँ पर है? लडोगा, ठीक है, लडोगा लेक कहाँ पर है? तो बोलेंगे रशिया में मिलेगा। इस तरीके से कई सारे लेक आपके पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए 31 नंबर, किस भारतीय नेता के जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था 11 नवंबर, ठीक है, 1888 में, ठीक है, 1888 में। तो वही 11 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले, अगर आपको बोल सके कि यहाँ पर शिक्षा दिवस नहीं, भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम पूछे, तब आप आंसर इसमें भी कर सकते हैं मौलाना अबुल कलाम, ठीक है, यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर बोलेंगे, ठीक है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी बोलेंगे। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर बोलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी बोलेंगे। इस तरीके से कई सारे दिवस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। 32 नंबर सवाल देखिए, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है? ठीक है, तो इसमें भारत और श्रीलंका के बीच में एक आपका यहाँ पर मिल जाएगा स्ट्रेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट, है ना। भारत और श्रीलंका के बीच में आपका पाक स्ट्रेट यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे ही पूछ लेगा कि मलक्का, है ना, मलक्का जो स्टेट है या मलक्का जलडमरू मध्य किसको किसको अलग करता है? तो बोलिएगा मलाया और सुमात्रा को, मलाया और सुमात्रा ऐसे पूछ लेगा तो बताना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे में पूछ लेगा, बताइए बेरिंग जल संधि किसको किसको अलग करता है? बेरिंग, ठीक है, तो बेरिंग का नाम अगर पूछ लेगा तो आंसर बोलिएगा अलास्का और किसको? रूस को ये अलग करता है, अलास्का और रूस को ये अलग करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के काल में हुआ था? है ना, तो तंजौर जो चित्रकला शैली है ये आपका चोल राजवंश, चोला, यहाँ पर देख सकते हैं चोला राजवंश के काल में इसका यहाँ पर मिलेगा आपको उद्भव। और चोल शासक के बारे में अगर बात करेंगे तो चोल वंश की स्थापना किसने की थी? याद कीजिए विजयालय, ठीक है, विजयालय। कितनी शताब्दी में? तो याद रखिएगा 9वीं शताब्दी में यह स्थापना किया था। और चोल शासक का राजकीय चिन्ह क्या था? तो राजकीय चिन्ह बाघ था, ठीक है, बाघ यहाँ पर आपको मिलेगा। और जो हमारा बृहदेश्वर मंदिर है ना तंजौर में, वही भारतीय वास्तुकला का पूरा कंप्लीट जिस्ट आपको उसमें दिख जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर? बृहदेश्वर मंदिर ये आपका तंजौर में मिलेगा, तंजौर। और तंजौर कहाँ पर है? तंजौर कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है।
34, किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल सकता है जब उसको कितना % अलग अलग राज्यों से वोट मिले। तो ये तो सीधा आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6% यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितने रियासत थे। रियासत का मतलब क्या होता है, रियासत का इंग्लिश होता है प्रिंसली स्टेट्स, और प्रिंसली स्टेट्स का मतलब जहाँ पर राजा लोग शासन करते थे। तो भारत जब आज़ाद हो रहा था उस समय कितने राजा लोग थे जो शासन कर रहे थे, तो बोलिएगा 565, क्या ना 565। और कहाँ कहाँ पर थे जहाँ पर अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, तो 11 प्रांत में, 11 प्रांत, 11 प्रोविंस में, वो सब ब्रिटिश प्रांत में डायरेक्टली वो शासन करते थे अंग्रेज लोग, और प्रिंसली स्टेट्स में डायरेक्टली अंग्रेज लोग शासन नहीं करते थे, वहाँ पर राजा लोग शासन करते थे। ठीक है, ऊपर में तो अंग्रेज थे ही। और अगर पूछा जाए कौन कौन से 3 से ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो भारत से अलग रहना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, तो वो थे हैदराबाद पहला, दूसरा क्या था जूनागढ़, और तीसरा क्या था, तो तीसरा हमारा मिल जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ये 3 चाहते थे कि जम्मू कश्मीर तो अलग देश ही बनना चाहता था। ठीक है, जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे, तो राजा साहब का नाम आपको याद होगा, तो हरी सिंह थे, हरी सिंह। ठीक है, जूनागढ़ जो थे, तो जूनागढ़ कहाँ का क्षेत्र था, गुजरात का, ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था। और हैदराबाद जो था ये भी अलग होना चाहता था, लेकिन ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था। तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जिसके बाद में पुलिस कार्रवाई करके इसको भारत में ही मिलना पड़ा बेचारा को। लास्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो पहले फोटो देखिए। ये मकबरा आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये मकबरा आपको मिल जाएगा आगरा में। ठीक है, आगरा में। अगर पूछ लेगा सफदर जंग का मकबरा कहाँ पर है, सफदर जंग का मकबरा, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बोलेंगे दिल्ली में है। उसके बाद भारत की पहली मस्जिद का नाम क्या था, एतमाद उद दौला। ठीक है, एतमाद उद दौला, ये कहाँ पर मिलेगा, तो सेम जगह आगरा उत्तर प्रदेश में। हुमायूं का मकबरा पूछ ले तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में मिलेगा। बीबी का मकबरा, क्या ना बीबी लिखो, बीबी का मकबरा कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आंसर करेंगे औरंगाबाद में। औरंगाबाद कौन वाला, बिहार वाला नहीं, औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला। ऐसे ही शेर शाह सूरी का मकबरा पूछ लेगा, शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी ये तो जानते होंगे, ये आपको मिल जाएगा सासाराम। सासाराम कहाँ वाला, बिहार वाला। ठीक है, बाबर का मकबरा कहाँ पर, बाबर का मकबरा काबुल में मिलेगा। और फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ पर है, जल्दी से बताइए, तो सही आपने बताया, दिल्ली में मिलेगा। ठीक है, तो 36 का आंसर आपको समझ में आ गया, डी नंबर आंसर होगा। और एक क्वेश्चन अंतिम आ गया है, 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी। और इसमें आपका जो है नागरिक या निजी संस्थान कोई भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन कर सकते हैं, फहरा सकते हैं, है ना। ये कब पारित किया गया था, 2002 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता इस समय पास किया गया था। ध्वज संहिता, नेशनल फ्लैग कोड जो हमारा होता है, कि कोई भी संस्थान है ये सब भी क्या कर सकता है ना, झंडा फहरा सकता है। और हमारा जो झंडा है उसमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो लंबाई जो है ये आपको मिलेगा 3, और चौड़ाई जो मिलेगा ये मिलेगा 2, 3:2 में ये आपको मिल जाएगा। और राष्ट्रीय ध्वज को जब राष्ट्रीय शोक होता है उस समय झुकाया जाता है, और जो हमारे राष्ट्रपति हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, तो ये सब की मृत्यु अगर हो जाती है तो राष्ट्रीय ध्वज को उस समय भी झुकाया जाता है। तो ये रहा आज का हमारा पूरा सेट।